नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर मामले पर। दरअसल हम सभी यह बात जानते हैं कि जब कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कोर्ट से यह उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसकी सुनवाई हो और हमें न्याय दिलाया जाए। और जनरली हम सभी लोग देश में एक दूसरे से यही कहते हुए पाए जाते हैं दैट आई विल सी यू इन द कोर्ट। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वह यही है कि भारत के नागरिकों को हमारी न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी गलत होगा तो सिर्फ एक यही संस्था है जो हमारे साथ सही कर सकती है, हमारे साथ न्याय दिला सकती है। लेकिन एक प्रश्न आज के इस वीडियो में है जो बेहद अपने आप में महत्वपूर्ण है, गंभीर है, चिंताजनक है। क्या हो अगर हमें न्याय दिलाने वाले ही न्याय से वंचित रहें, उनके साथ ही वह सभी गलत गतिविधियां हो रही हो जिनकी हम लोग देश भर में आलोचना करते हैं। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति तो यह संतोष कर लेता है कि मैं सामान्य था या निचले परिवार से था या पिछड़े क्षेत्र से था, लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ उसका न्याय तो कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कोर्ट में ही बैठ रहा है, दूसरों के लिए न्याय की व्यवस्था स्थापित कर रहा है, पर उसके साथ ही गलत हो रहा है और वह व्यक्ति खुद न्याय से वंचित है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की न्यायपालिका पर अनेक प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं और मामला बेहद चिंताजनक हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, अभी एक घटना हुई हमारे देश में। हमारे देश में जो ये घटना हुई है, यह घटना अर्पिता साहू नामक एक सिविल जज के साथ हुई है। मामला क्या है? तो देखिए, इन्होंने अपने जहाँ भी मुख्य स्थान थे, जो कोर्ट थे, जो भी इनका कार्यवाही समूह था, वहाँ इन्होंने लगातार कंप्लेंट की, शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने हर जगह पर जाकर के यह बताया कि देखिए, मैंने न्यायपालिका को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं अपने देश में एक न्याय संगत व्यवस्था स्थापित कर सकूं, मैं सभी के साथ न्याय कर सकूं। लेकिन जिस उत्साह से, जिस उम्मीद से मैंने अपने देश की न्याय प्रणाली को ज्वाइन किया था, आज मैं उससे पूरी तरह से पस्त हो चुकी हूँ। और मुझे दूसरों के लिए क्या, मुझे खुद के लिए भी अब इस देश की न्याय प्रणाली से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने लगातार गुहार लगाई, याचिकाएं लगाई, अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश की कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके उपरांत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई जिसको खारिज कर दिया गया। और यह मामला सबके सामने उस समय आया जब इन्होंने 2 पन्नों का एक लेटर लिखा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से उन 2 पन्नों के लेटर के अंदर इन्होंने यह मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश, आप मेरे अभिभावक हैं, अब आप ही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और वह महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आप मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दें, यानी कि आप मुझे अप्रूव करें कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर सकूं, क्योंकि अब मैं इस संसार में इस शरीर को लेकर नहीं जी सकती हूं। जब इनके द्वारा लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब सब लोगों को इनके साथ हुई पूरी घटना की दास्तां पता लगी और आज के समय में पूरा देश अपने लिए क्या, इस पूरे के पूरे जुडिशरी के लिए, इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में व्याप्त लोगों के लिए भी अब न्याय की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुका है। तो जिस समय यह पूरा का पूरा पत्र वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तब सीजेआई एक्टिव हुए हैं और उन्होंने अनेक आदेश दिए हैं कि पहले मामले की जांच करो कि हुआ क्या है, और मुझे जो भी रिपोर्ट है वह रिपोर्ट जल्द से जल्द दो, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। और इसी वजह से सभी के लिए अब मामला चिंताजनक हो गया है। इससे पहले की स्थिति यह थी कि महिला सिविल जज ने जिला जज द्वारा यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगातार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिस जिले कोर्ट में मैं काम कर रही थी, वहां के जज के द्वारा लगातार मेरा यौन शोषण किया गया, और उन्होंने जो यौन शोषण किया है, मैं उससे इतना अधिक त्रस्त हो गई हूं कि यौन शोषण बिल्कुल हद की सीमा तक था। इतना ही नहीं, मुझे इतना भी कहा गया कि मैं जाकर के अपने जो जज हैं उन वरिष्ठ जज से रात में मुलाकात करूं। यह सब बातें इन्होंने अपने पत्र में बताई, शिकायत भी की। इलाहाबाद मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक न्यायाधीश की ओर से इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन्होंने बार बार इनको अपनी दास्तां बताई, अपनी घटना बताई। साथ साथ इन्होंने उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति को भी यह सभी चीज़ें बताई, वहाँ पर अपने सभी आरोप दर्ज किए। और जब कभी भी मामले की जांच इनको करनी होती थी, पता करनी होती थी, तो इनसे यही कहा जाता था कि ठीक है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं, जल्द ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष मिलने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होगा आगे।
तो जिस सब के बाद इन्होंने अब अपने द्वारा लिखे गए पत्र में कहा है कि मैं इन सब लोगों से सिर्फ इतनी उम्मीद करती थी कि मेरे साथ जो घटना हुई है, मैं खुद जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हूं ना, तो मेरे साथ जो घटना हुई है सिर्फ मुझे एक निष्पक्ष जांच मिल जाए। यदि मुझे निष्पक्ष जांच मिलेगी, सब चीज़ें ठीक होंगी, तो आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज के समय में मुझे निष्पक्ष जांच तो क्या, मुझे न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं है सिस्टम से। इसीलिए मैं अपने लिए इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। एक अच्छा खासा पत्र लिखा, कुछ खास बातें उस पत्र की मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया कि मैंने बड़े उत्साह से जुडिशियल सिस्टम को ज्वाइन किया था, लेकिन जिस उत्साह से मैंने ज्वाइन किया था, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी, मैं सोचा था कि सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी, लेकिन जल्द ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं अपने ही देश में खुद एक जज होने के बावजूद न्याय के लिए भिखारी हूँ। मुझे खुद न्याय नहीं मिल रहा है मांगने के बावजूद। थोड़े ही समय की सर्विस के अंदर मुझे खुली अदालत के अंदर दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरा इस हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है, मुझे कूड़े की भांति व्यवहार किया गया है। इसके साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि मैं एक जज हूं, मैं तो एक प्रतिष्ठित महिला हूं ना देश की, सभी लोग मेरे पास न्याय लेने आते हैं, पर मैं खुद न्याय नहीं ले पा रही हूं, तो कोई सामान्य महिला हमारे देश के सिस्टम से न्याय की क्या ही उम्मीद करेगी। यहाँ पर इन्होंने यह भी बताया कि मैं पूरे देश की महिलाओं से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर देश में रहना है तो अपने आप को निर्जीव वस्तु समझो, अपना आत्मसम्मान मार दो, और अब जीवन में जो भी करना चाहते हैं पहले ही यह आश्वस्त कर लो कि आपके साथ यौन उत्पीड़न तो होना ही होना है, इससे आप कहीं नहीं बच सकते। यदि आप खुद को निर्जीव बना देते हैं और खिलौना बना देते हैं, उसी स्थिति में आप देश भर में रह पाएंगे। इसके साथ साथ ही हमारे देश में एक कानून है जिसको हम सभी लोग पोश कानून कहते हैं, जो कानून मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है, उनके यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इन्होंने उस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह मात्र एक कानून है, दिलासा है और कागजों में दफन है। यह कानून, यह महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता है, यह हमारे लिए झूठ मात्र है। हमारी बात कहीं भी हम लेकर के जाते हैं, कोई हमारी दरख्वास्त नहीं सुनता है, कोई हमारी अर्जी लगाने को तैयार नहीं है। न्याय देना तो किसी के लिए तो हमारे लिए दूर की बात है। साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आप कहाँ पर शिकायत करेंगे, इस सब से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर कोई महिला कहीं भी अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने जाएगी ना, तो उससे और अधिक प्रताड़ित किया जाएगा और अधिक उसका शोषण किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप खिलौना बन जाएं, निर्जीव बन जाएं और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बस उसको सहन करें, एक लाश की भांति जीवन जिएं और ऐसे ही एक समय के बाद मर जाएं। लेकिन अंत में इन्होंने, जिस समय इन्होंने इस पत्र का अंत किया, तो लास्ट में इन्होंने यही लिखा कि मैं अब इस पूरी स्थिति के साथ नहीं जीना चाहती, मुझे नहीं चाहिए न्याय, ना ही मैं अब जांच चाहती हूँ, बस आप मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। क्योंकि इच्छा मृत्यु के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, यह लीगल नहीं मानता। ठीक है, तो इस स्थिति में इन्होंने खुद यह दरख्वास्त लगाई कि आप मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि मैं पहले भी ना सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, लेकिन वह सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप इच्छा मृत्यु की अनुमति दे देंगे, मैं तो मर जाऊंगी उसके बाद में, इससे अलावा मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपसे भी और कुछ नहीं चाहती हूँ, सीजीआई तक से कोई उम्मीद नहीं है। यह इन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया। अब यह जो पूरा का पूरा मामला है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे। हम सभी लोग पूरी दुनिया में, भारत में भी अपने न्याय व्यवस्था की, अपनी न्याय प्रणाली का बहुत गुणगान करते हैं, बताते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था हमने स्थापित कर रखी है, और सुप्रीम कोर्ट न्याय की सर्वोच्च अदालत है जहां देश के सभी लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं। अब हम खुद देख रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो कोई और क्या ही उम्मीद कर सकता है। मतलब आप, हम जो बहुत सामान्य व्यक्ति है ना, उनके लिए तो समझ लीजिए कि फिर न्याय व्यवस्था ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जो हो गया भूल जाओ। और जनरली होता भी ऐसी है ना। कहाँ तक सुनवाई होती है, मामले तारीख पे तारीख चलते रहते हैं, उम्र बीत जाती है, एक समय के बाद व्यक्ति मामले पे ध्यान देना ही छोड़ देता है, और उसको एक समय के बाद इतना अधिक परेशान कर दिया जाता है कोर्ट बुला बुला कर कि व्यक्ति खुद सोचता है कि क्या गलती किया मैंने केस करके, इससे अच्छा तो मैं केस ना ही करता या ना ही करती, कम से कम ये भागदौड़ से तो बच जाते, और जीवन जैसा भी होता क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि जी तो अभी भी रहेंगे, न्याय जैसा कुछ हो नहीं रहा है और बार बार चक्कर ही तो काट रहे हैं जुडिशरी के।
ठीक है। हालांकि जिस समय पत्र पहुंचा था भारत के सीजेआई के पास में, तो उन्होंने फिर एक्शन लिया थोड़ा सा। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को कि ठीक है, मुझे पहले आप स्टेटस रिपोर्ट भेजें जो भी गतिविधि हुई है और जो आपने अब तक की कार्रवाई की है। सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कह दिया है कि महिला जज द्वारा जो भी शिकायतें दर्ज की थी उनकी जानकारी पहले आप हमें दीजिए कि आपके पास क्या क्या कंप्लेंट आई है। शिकायतों को निपटाने के लिए अब तक आंतरिक शिकायत समिति ने जो जो काम किए हैं उनसे भी कहा है कि आप अपनी कार्यवाही हमें सौंपें, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या ही करना है। ठीक है, तो अब तक सब चीज़ें लंबित थी। एक्शन क्यों लिया गया? क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया, पूरा देश चीज़ों को जान गया। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया पर ही चीज़ों को वायरल करें? जब न्याय व्यवस्था हमने स्थापित कर ही रखी है, न्याय देने के लिए तो स्थापित की है, अब इसके बीच में अचानक सोशल मीडिया कहाँ से आ जाता है, ये हमें समझ नहीं आता। जब कभी कोई मामला सोशल मीडिया पर अधिक वायरल होता है तो उसके लिए न्यायिक मांग बढ़ जाती है ना, उसके लिए लोग अधिक एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद जुडिशरी भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इससे इतर हम देखें कि अनेकों अनेक मामले आज भी यौन उत्पीड़न के न्यायालयों के अंदर दबे हुए हैं और राख छान रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम दूसरी स्थिति यह भी देखते हैं कि बलात्कार संबंधित अनेकों अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं। कुछ मामले जो बहुत अधिक चर्चित हुए उन पे तेजी से सुनवाई हुई, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए गए, चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद कहाँ हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं रुक रही हैं या फिर हमारे देश में यौन उत्पीड़न रुक गया है? कहीं भी महिलाएं चाहती हैं कि मैं कमाऊं, अपने परिवार का हाथ बटाऊं, एक अच्छा जीवन जीऊं, लेकिन जब वह कार्यस्थल पर पहुंचती हैं तो उन्हें यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह घटना सबसे पहले अनुभव की गई थी भंवरी देवी मामले में, जिस दौरान विशाखा के रूप में एक समूह ने याचिका लगाई थी और याचिका लगाने के बाद कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। जिसके बाद हमारे देश में एक कानून आया जिसको हम कहते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। यह जो अधिनियम है मुख्य रूप से इसीलिए था कि हर जगह महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और काम कर सके जैसा भी वह करना चाहती हैं। और यह अधिनियम 2013 में देश भर में लागू हो गया था 9 दिसंबर को। ठीक है, अब यह जो अधिनियम है इसके कुछ खास बातें अब समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि यौन शोषण के रूप में क्या क्या शामिल होगा। इन्होंने कहा कि अगर आप कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, हर एक, चाहे आप छू रहे हैं, चाहे आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ शामिल है। चाहे आप शरीर संबंध से मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं किसी प्रकार की, कोई मौखिक आपने टिप्पणी कर दी या गैर मौखिक आचरण दिखाया। बहुत लोग होते हैं ना खुद को समझदार समझते हैं, या तो वो सोचते हैं कि कुछ लिख करके दिखा दिया जाए, लिखने के अलावा सोचते हैं कि चित्रात्मक रूप से दिखा दिया जाए, है ना। तो इस तरह से वह सोचते हैं कि हम समझदार हैं। तो यदि कोई भी ऐसा आचरण करता है, चाहे आप शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं या कोई मूवी दिखा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, यह सब चीज़ें यौन उत्पीड़न में शामिल होती है। इसके अंदर हर अवांछित कृत्य, यानी कि महिला को जिस काम की उम्मीद नहीं है या कोई ऐसा काम जो आप खुद जानते गलत है फिर भी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था, यह यौन उत्पीड़न में शामिल है। आप किसी महिला से यौन संबंधों की मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग दबाव डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें काम नहीं देंगे, कुछ लोग कहते हैं काम पे से हटा देंगे। यह चीज़ें इस प्रकार से भी मांग में आती हैं। इसके साथ साथ यौन टिप्पणियाँ करते हैं, मतलब गलत गलत बोलते हैं महिलाओं के बारे में या उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको लेकर के टिप्पणियाँ करते हैं। यह सब भी यौन उत्पीड़न में शामिल है। इसके साथ साथ अश्लील साहित्य दिखाते हैं, जैसे कि मूवीज़ दिखाना, मूवी के अंदर कोई सीन है वो दिखाना, इसके साथ साथ कोई आपके साथ लिंक शेयर करना, आपको फोटो दिखाना। तो यह सब कुछ जो भी गतिविधि हैं, यह सब गतिविधियां यौन उत्पीड़न या यौन शोषण के तहत शामिल की जाती है। हालांकि जब कभी भी ऐसी गतिविधि हो तो इस अधिनियम में कहा गया है कि कार्यस्थल की प्रत्येक स्तर की महिला, चाहे आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भी रूप में काम कर रही हैं, हर एक महिला शामिल है। चाहे आप नियमित हो, अस्थायी हो, संविदात्मक का रूप से कार्य कर रही हो, तदर्थ या दैनिक वेतन पे कार्य कर रही हो, या फिर अभी आप एक ट्रेनी ही क्यों ना हो, आप किसी भी स्तर पे काम कर रही हैं, यह अधिनियम आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि क्या हुआ है हमारी न्याय व्यवस्था में ये हम सभी जानते हैं और प्रश्न चिन्ह खुद हमारी जज महोदया ने लगाए हैं इसी अधिनियम पे, जिसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि 10 से अधिक कर्मचारी किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उस संस्था के अंदर एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी। वहीं जितनी भी फर्म ऐसी है, जितनी संस्था ऐसी है जहां 10 से कम लोग काम करते हैं,
उन सभी फर्मों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। तो जिला स्तर पर चलेगी 10 से कम कर्मचारियों के लिए, लेकिन 10 से अधिक हैं तो यह अपनी अपनी खुद के लिए आंतरिक शिकायत समिति बना सकते हैं। यहाँ पर हर महिला को यह अधिकार है कि आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप लिखित रूप में शिकायत दर्ज करें, आप सूचना दें। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी है कि पूरी जाँच करेंगे। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, यह जांच तो करेंगे ही करेंगे, जो भी नियुक्त है, जो भी फर्म का मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि 1 साल में कितनी यौन उत्पीड़न की, यौन शोषण की शिकायतें दर्ज हुई हैं, सबके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की, पूरी डिटेल जाकर के वर्ष के अंत में जिला अधिकारी को सौंपनी है। यह भी अनिवार्य प्रावधान है। वहीं अगर कभी भी जो भी नियोक्ता है, जो भी ओनर है, वह ऐसे काम नहीं करता और इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि आईपीसी के तहत भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास यहाँ भी किया गया। जैसे कि आईपीसी सेक्शन 292 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप अश्लील पैम्पलेट दिखा रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेखन दिखा रहे हैं, रेखाचित्रित तस्वीर, प्रतिरूप, आकृति या फिर कोई दूसरी अश्लील सामग्री बेचते हैं, किराए पर देते हैं, बांटते हैं या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो यह जुर्म है। आपको ऐसा नहीं करना है किसी के लिए भी। वहीं जो हमारा सेक्शन 294 है वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर उसके निकट कोई अश्लील काम करता है, कोई अश्लील गतिविधि भी नहीं कर सकते आप, या आप कोई अश्लील गीत गा रहे हैं, कोई अश्लील गतिविधि कर रहे हैं या कुछ शब्द आपने अश्लील मुंह से बोले हैं, और गालियां भी शामिल है इसके अंदर, है ना, यदि कभी ऐसा होता है तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। वहीं आईपीसी सेक्शन 354 तथा 354 ABCDE में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से कुछ काम करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें शामिल है महिला के साथ जबरदस्ती करना, महिला को अश्लील वीडियो या फोटो दिखाना, अश्लील ऑडियो दिखाना या अश्लील ऑडियो या वीडियो भेज देना, महिला का बिना मतलब पीछा करना, महिला नहीं चाहती आप पीछा कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ महिला को कमजोर करने के उद्देश्य से उस पर कोई हमला करना, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार है या कोई अन्य व्यक्ति है जो स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास करता है तो हर एक को इसमें शामिल किया गया है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं हम देखते हैं कि एक और प्रावधान है आईपीसी सेक्शन 354C में। इसमें कहा गया है कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति महिला की निजी गतिविधियों को देखता हुआ पाया जाता है, फोटो कैप्चर करता है या वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो अलाउड नहीं है, और यदि आप कभी किसी महिला की प्राइवेट स्पेस में एंट्री करते हैं तो उसकी भी अनुमति हमारा यह कानून नहीं देता, ठीक है। 354C के लिए कहा गया है कि 1 से 3 वर्ष की सजा होगी। वहीं अगर गलतियों को दोहराओगे, बार बार सेम काम करोगे तो सजा को 3 से 7 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर है बात सारी? तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। हालांकि मुझे अब ऐसा लगता है इस पूरे मामले को सुनने के बाद में कि ना ये बातें सिर्फ किताबी हैं, और जब कभी भी एग्जाम में हमसे पूछी जाए तो हम सिर्फ वहाँ लिख सकते हैं, चाहे बात मेंस की हो, चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे केस स्टडी की हो, हर जगह पर हम इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ये बातें, इससे अधिक और कुछ भी अब नहीं है, क्योंकि जो लोग जुडिशरी में हैं उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए फिर न्याय व्यवस्था क्या ही न्याय करेगी। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। मुझे बताना है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए और अंततः ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, आपको क्या उम्मीद है। अब इस सब के बावजूद भी आप लोग विश्वास करते हैं न्याय प्रणाली में, या अब खुद आप संदेह की स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न अगर प्री में पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार का होगा। यदि आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बातें मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दी है। सब बातों को अपने मेंस के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बातचीत कहीं हो महिला सुरक्षा की तो बता दीजिएगा, महिला सुरक्षा की बात हो तो केस भी बता दीजिएगा कि हमारे देश में यह सब भी चल रहा है। ज़रूरी है बातें कि सब जाने और एक्शन में आए ताकि चीज़ों को सुधारा जाए और महिलाओं के लिए पूरे देश में एक सुरक्षित वातावरण तैयार हो। और महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि हमारा देश उस दिन सुरक्षित होगा जिस दिन महिलाएं खुद को सड़क पर खुले में सेफ महसूस करेंगी। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको ठीक लगी हों, जाना समझा होगा, और आप चाहते हैं कि यह मामला बाकी लोग भी जानें तो वीडियो तेज़ी से शेयर करना है बाकी सभी लोगों के साथ में। ठीक है, कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर देने हैं। प्रश्न का आंसर यदि आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।